नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एमसीक्यू की क्लास है। एक बार आपके लिए फिर उपस्थित हूं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट ही सूटेबल रहने वाली है। वीडियो को अंतिम तक जरूर वॉच करना। आपसे मैं वादा करना हूँ कि कुछ ना कुछ आज इस वीडियो में नया सीख कर जरूर जाने वाले हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 120 एमसीक्यू की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप यूपीपीसीएल टीजी2 एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो पीडीएफ आपके लिए है। और उसके बाद 450 की एमसीक्यू और आपको उपलब्ध हो जाएगी। वो अगर आप हरियाणा के लिए जा रहे हो, हरियाणा, जैसा कि कल इसका जो नोटिफिकेशन है मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया, इसका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। इसकी डेट आ गई है। ठीक है, HSSC की जो रिक्वायरमेंट आई थी इसकी डेट आ चुकी है। वो 450 की जो एमसीक्यू है उसको एक बार ज़रूर मोटा मोटा पढ़ लीजिएगा अगर अच्छे नंबर से अंक आप पास होना चाहते हो। ठीक है, तो 450 की जो एमसीक्यू है उसको एक बार रिवीजन, मोटा मोटा रिवीजन कर लिए, जैसे कि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा और यूपीपीसीएल वाले 120 की जो एमसीक्यू है उसको पढ़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाके जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि छोटे बड़े जो नोटिफिकेशन आते हैं रिक्रूटमेंट के, एग्ज़ाम के, मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। हर एक टॉपिक के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो जो भी कोई रिक्वायरमेंट या भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मैं अपने यूट्यूब के जो अपना बनाया है टेलीग्राम चैनल उस पर डाल देता हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे। और आपसे वादा करता हूँ आप इसको जरूर अंतिम तक वॉच करें। आपसे कुछ ना कुछ आज नया सीखकर जरूर जाने वाले हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार। और ये देखो दोस्तों, वीडियो नंबर 12 है। ठीक है, 12 नंबर वीडियो है ये अपनी। इससे जो 11 वीडियो पहले हुई हो चुकी है उसको ज़रूर वॉच करें। हो सके आप हर कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही एग्जाम एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं, इसीलिए मैंने ये जो सीरीज है, जाइए प्ले लिस्ट के अंदर चैनल बनी हुई है, प्ले लिस्ट के अंदर एक बना हुआ है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, ऐसे कुछ कर नाम करके लिखा हुआ है, तो उसके अंदर आपको सभी मिल जाएगी। ठीक है, ये भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। 12 की 12 वीडियो आप देख लिए एक बार, एक दिन में पूरा वॉच कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, 1.5 की स्पीड में 1.5 गुना करके देख सकते हो आप, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, 1.5 2 की स्पीड मत करना, 1.5 की स्पीड कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपको नहीं आता समझ में तो वीडियो को थोड़ा स्किप करके पीछे करके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक एक कार्बन आर्क लैंप है जो जिसे अपने डीसी सप्लाई दे रहे हैं, डीसी सप्लाई देने पर कार्बन कार्बन के कण, कारण नहीं होता, सॉरी, कण होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी एरर होगी। कार्बन के कण हैं जो खालिस्तान की ओर जाते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। अब अपने को बात तो ये पता चल गई कि कार्बन आर्क लैंप होता है, इसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं दोस्तों। ठीक है, दो प्रकार के इलेक्ट्रोड इसमें देखे जाते हैं। मान लो ये धनात्मक इलेक्ट्रोड है, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और ये पूछ रहा है अगर अपने उसको डीसी सप्लाई दे दें, ठीक है, क्या दे दें अपने को, डीसी सप्लाई दे दें, तो ये कार्बन के कण होते हैं वो किसकी तरफ जाते हैं? धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक जाते हैं या ऋणात्मक से किसकी तरफ जाते हैं? धनात्मक से। तो दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन होगा ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, कौन सा? ए नंबर राइट होगा। धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, और उसकी जो विशेषता है मैं आपको बता दूं, ये जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है दोस्तों, दो बातें हैं मैं आपको जो मेरे को इसकी याद है वो आपको बताते बताते चलता जा रहा हूँ। कह रहा है कि धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है? ऋणात्मक दोस्तों, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से आधा होता है। ठीक है, इसका व्यास होता है दोस्तों, जो क्या होता है, व्यास होता है आधा, होता है आधा होता है। ठीक है, क्या होता है कि मान लो ये कितना है, जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है ये क्या है, 4 mm का है। ठीक है, और जो ये धनात्मक इलेक्ट्रोड कितना होगा, 2 mm का। ठीक है, 2 mm का व्यास होगा। मान धनात्मक धनात्मक से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड आधे व्यास का होता है। ठीक है, इतनी बार आपको समझ में आ गई है। और दोस्तों, इसमें बेसिकली अपने को देखते हैं कि धारा क्या होती है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की जो जंप करती है। ठीक है, जो करंट होती है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की जंप करती है, जिसके कारण गर्मी उत्पन्न होती है, ऊष्मा देता है ना अपने को कार्बन आर्क लैंप। ठीक है, और दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके क्या जो वायु होती है, धारा जंप के कारण गर्मी ऊष्मा उत्पन्न हुई, और दोनों इलेक्ट्रॉन के अंदर जो वायु होती है, एयर, अपने देखते हैं एयर होती है, हवा, वो क्या आयनीकरण हो जाती है। ठीक है,
क्या हो जाती है दोस्तों, आयनीकृत हो जाती है। जिससे क्या जो जो हवा होती है वो धारा की क्या सुचालक बन जाती है, ठीक है। एक प्रकार की चालक बन जाती है जो हवा होती है, इस कारण आर्क उत्पन्न होती है, ठीक है। इस कारण आर्क उत्पन्न होती है और वो हमको जो बल्ब होता है, जो आर्क लैंप होता है, वो अपने को क्या करता है, उष्मा देता है। और इस आर्क की जो टेम्परेचर पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, इसके जो आर्क का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है। याद रख लेना 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से 4200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, ठीक है। 3400 डिग्री से सेंटीग्रेड से 4200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पहुंच जाता है इस आरक का, जो कि एक आयनीकृत होगी। अब आयनीकृत हो गई है और क्या करती है, ये धारा की क्या बन गई है, सुचालक बन गई है, ठीक है। धारा की क्या कर रही है, सुचालक बनती है। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान, एक इलेक्ट्रोड से जो धारा होती है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड जब गमन करती है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें यार, एक अच्छा सा कमेंट आप मेरे लिए जरूर कर दें। कमेंट जरूर कर दिया करो, जिससे कि मोटिवेशन मेरा भी बढ़ता रहे। आपके देखते हैं यहाँ तक, मतलब मेरी वीडियो दोस्त है जो कौन कौन देखता है, जो पढ़ाई वाली वीडियो है। कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रकाश हेतु उपयोगिता कारक का मान क्या होता है। प्रत्यक्ष प्रकाश हेतु उपयोगिता कारक यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों सिंपल सा आंकड़ा आपको याद रखना है। अगर प्रत्यक्ष प्रकाश के बारे में पूछे तो अपने को करना है 0.4 से 0.6, मतलब क्या होता है, इकाई से कम होता है, इकाई से कम होता है। ऐसा भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऑप्शन आ सकता है, इकाई से कम, इकाई, इकाई से ज़्यादा और अनंत। तो क्या होता है, इकाई से कम होता है प्रत्यक्ष प्रकाश उपयोगिता। यहीं अपने को लिए दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, दूसरा क्वेश्चन कैसा पूछ ले, अप्रत्यक्ष के लिए पूछ ले, ठीक है। अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था के अंदर जो उपयोगिता का यूटिलाइजेशन फैक्टर है उसका मान कितना होता है। तो दोस्तों 0.1 से क्या होता है, 0.1 से 0.5, ये भी क्या होता है, इकाई से कम होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि स्विच स्विच सॉकेट, जो स्विच यहाँ पर स्विच या सॉकेट का जो बेस होता है, बेस होता है आधार, आधार को बोल रहा है। ये जो आधार होता है वो किसका बनाता है दोस्तों, अचालक धातु को बना, अचालक धातु को बनाता है। यहाँ तो बना होगा ये पोर्सिलिन का, ठीक है, जो कि इस ऑप्शन के अंदर नहीं दिया होगा। अब देखो आप कहाँ ढूंढो, है ऑप्शन नहीं है, पोर्सिलिन पित्तल नहीं है, कार्बन नहीं है, बेकेलाइट, तो अपने बेकेलाइट इसका राइट आंसर करते हैं। यहाँ तो बेकेलाइट का बना होगा, यहाँ पोर्सिलिन, यहाँ अपने बोल सकते हैं चीनी मिट्टी, ठीक है। पोर्सिलिन को चीनी मिट्टी बोलते हैं ना, इंसुलेटर भी बने होते हैं चीनी मिट्टी के, ठीक है। पोर्सिलिन बेकेलाइट बन सकते हैं। एक बेस होता है किसका, स्विच व सॉकेट का, पित्तल के नहीं बने होते दोस्तों, बेकेलाइट की तरफ अपने जाना है अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है तो, ठीक है। आधार अपने को किसका करना है, या तो पोर्सिलिन का करना है या अपने को बेकेलाइट करना है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, क्या किसी 11 केवी उपकेंद्र 11 केवी उपकेंद्र में स्थापित किए जाने वाले कंट्रोल पैनल की संख्या, कंट्रोल पैनल की संख्या किस बात पर निर्भर करती है। उप परिपथों की संख्या व वोल्टेज पर, वोल्टेज तथा बार पर, धारा तथा बार पर, उप परिपथों की संख्या तथा बार पर। तो दोस्तों कंट्रोल पैनल की संख्या हमेशा किस बात पर निर्भर करेगी, उप परिपथों की संख्या कितनी है एवं लोड कितना है, ठीक है। उप परिपथों की संख्या कितनी है एवं लोड कितना है, इस बात पे कंट्रोल पैनल अपने डिसाइड करेंगे ना भाई। अगर लोड ज़्यादा है तो कंट्रोल पैनल की संख्या ज़्यादा होगी, और उप परिपथों की संख्या इन वोल्टेज पे निर्भर करती। अगर यहाँ पे बाहर होता तो ये भी ऑप्शन राइट हो जाता, ठीक है। लोड पे निर्भर करता है और उप परिपथ कितने हैं, एक 11 केवी जीएसएस पे, ठीक है, 11 केवी जीएसएस पे एक जो उपकेंद्र है, जो उप परिपथों की संख्या कितनी है और लोड कितना है 11 केवी जीएसएस पे, उस बात पे निर्भर करेगी, जितने अपने कंट्रोल पैनल लगा देंगे उस हिसाब से, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आधुनिक आइसोलेटर की संरचना एक खालिस्तान दस्ते से जुड़ी होती है। एक खालिस्तान एक दस्ते से जुड़ी होती है, 2 से 3 से 4 से। तो ये आपको पहले इसका राइट आंसर बता दूंगा, 4 से जुड़ी होती है, ठीक है। कितने से जुड़ी होती है, 4, 4 दस्ते से। अब ये पूछ रहा है दोस्तों आधुनिक आइसोलेटर, ये अपने को पूछ रहा है। आपने दरअसल मेरी वीडियो देखी होगी क्या जीएसएस वाली, अगर देखी है तो कमेंट जरूर कर देना। एक जीएसएस का मैंने आपको इसी टेलीग्राम, इसी जो चैनल है अपने यूट्यूब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल, इसी चैनल पे अपने वीडियो मैंने डाली हुई है जीएसएस की, कि एक टेक्निकल हेल्पर का जो काम होता है वो क्या होता है जीएसएस के अंदर। उसके अंदर इंसुलेटर दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, इंसुलेटर आपको दिखाया गया है। इंसुलेटर मतलब ये बात कर रहा है, अपने आम भाषा में उसको जियो बोलते हैं, ठीक है। मान लो उसके अंदर ये क्या दिखाया है, मान लो ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। यहाँ पे ये कन्वर्ट कर रहा है 11 को टू 11 केवी, 33 टू 11 केवी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लगी है दोस्तों एक वीसीबी, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ठीक है।
और देखो यहाँ से 3 वायर आ रही है, यहाँ से 3 वायर आएगी, और ये दोस्तों 11 kV अपने को कहाँ जा रही है, अपने गली मोहल्ले में जा रही है, ठीक है, 11 kV। और यहाँ पे लगे होते हैं ये आधुनिक आइसोलेटर। ये साधारण भाषा में क्या बोल सकते हैं, इसको जियो बोल सकते हैं दोस्तों। जियो जियो होता है ये एक प्रकार का, ठीक है। तो दोस्तों इसकी 4 कंडीशनें होती है दोस्तों। एक तो ये जुड़ी होती है, ठीक है, दो दो पाइपें, मैंने इसको प्रैक्टिकली महसूस किया है कि दो पाइपें ऐसे जुड़ी होती हैं। नीचे क्या होता है, हैंडल होता है, जिसके जरिए अपने क्या करते हैं, जो हेल्पर होता है वो इसकी सहायता से या तो अपने को 2 फेज सप्लाई देनी है तो 2 फेज दे सकता है। ये इसके साथ जुड़े ही होता है दोस्तों, सीधा ही, ठीक है। ये अगर सिंगल फेज देनी है, इसको दो को हटा देंगे, सिंगल फेज चल जाएगा। 3 फेज देनी है तो तीनों को लगा देंगे, ठीक है। अगर अपने को वन सिंगल फेज देनी है तो ये लगा देंगे, 2 फेज देनी है तो दोनों लगा देंगे, और 3 फेज देनी है तो तीनों लगा देंगे। और चौथी कंडीशन जो आती है वह अपने को सप्लाई ऑफ करनी है। सप्लाई ऑफ करनी है तो ये पहले ये दो जियो को हटा लेंगे, इस जियो आधुनिक आइसोलेटर को हटा देंगे, दो को, और एक को इसके जो लकड़ी होती है उसके सारे से हटाया जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इसकी संरचना आप किसकी तरह जैसे उस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। उसमें सभी प्रकार की जो रहन सहन है, उनकी जो व्यवस्था, वो कहाँ रहते हैं, सभी के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कभी कभी कई टर्मिनलों को दिन में कई बार बंटाना नहीं, सॉरी दोस्तों, हटाना हटाना तथा जोड़ना पड़ता है, तो निम्न में से किस का प्रयोग किया जाता है। लक्स लक्स आपने देखा होगा। लक्स एक, मान लो ये ऐसा कोई आपने कई बार देखा होगा ना, लक्स ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसके यहाँ से उभरा हुआ जगह होता है, तो यहाँ से अपने वायर डालते हैं, इसको इसको दबाते हैं, और यहाँ से एक जो नट होता है उसके सारे से कस देते हैं या इसको दबा देते हैं, ठीक है। तो ये एक बार फिट हो गया, उसके बाद अपने को इसको जब कठिन है दोस्तों, इसको हटाना या जोड़ना, एक उन बार बार नट खोलना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो इसका प्रयोग नहीं करते। अपने को कई बार दिन में कई बार खोलना, मतलब दिन में अपने को 15 या 20 बार से हटाना है या जोड़ना है, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। लक्ष्य वो थोड़ी हटाते फिरेंगे। फेरुल और थिम्बल की तरफ आप जाओगे तो आपने रेती देखी होगी दोस्तों, क्या है, फाइल, रेती देखी होगी आपने दोस्तों। तो दोस्तों रेती का ये वाला जो भाग होता है ये क्या कहलाता है, थिम्बल कहलाता है, ठीक है। ये थिम्बल कहलाता है, और ये फेरुल होता है। तो इसमें क्या है, जोड़ना, घटाना व जोड़ना है, ठीक है। तो ये फेरुल ये रेती में तो कहाँ आ गया, तो ऑप्शन अपने पास ए ही बचा, डी बचा, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। फिर क्लिप्स का प्रयोग करते हैं। क्लिप्स आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि अपने जो बैटरी होती है, घर में बैटरी लाते हैं, तो बैटरी लाते हैं उसकी, मान लो अपने एग्जाम्पल के तौर पे आप दे रहा हूँ, अपने जब कोई कपड़े सुखाते हैं तनी पे, ठीक है, तो उस पे जो क्लिप्स मतलब चिमटियाँ होती है, उसी प्रकार क्लिप्स होती है जो बैटरी के टर्मिनल पर क्या करती हैं, उसके ऐसे कुछ चिमटियाँ होती है, यहाँ पे इसको वायर लगा देते हैं, और चिमटी यहाँ से जो चिमटी होती है उसको आसानी से लगाया जा सकता है और हटाया जा सकता है, ठीक है। कई बार दिन 1 मिनट 1 सेकंड से भी कम समय लग सकता है हटाने और जोड़ने के अंदर, ठीक है। 1 सेकंड से भी तुरंत हटा सकते हैं और तुरंत जोड़ भी सकते हैं क्लिप के जरिए। उन चिमटियों को क्या बोला जाता है, क्लिप्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लिप्स। प्लीज़ यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक वीडियो ये व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें, आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी यार। कह रहे हैं कि निम्न में से गैर पारंपरिक स्रोत है, गैर पारंपरिक स्रोत है जो कभी, लिख लो, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, जो कभी ख़त्म नहीं होते, ठीक है, जिनका हम पुनः निर्माण ले सकते हैं। जैसे कि जल हो गया, जल कभी ना खत्म होने वाला एक स्रोत है, ठीक है। वायु होगी, सूर्य होगा, तो भूतापीय ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोयला, नाभिकीय ऊर्जा और प्राकृतिक गैस, ये लगभग किस में आएंगे, ये आएंगे। मैंने ये क्वेश्चन लाने का उद्देश्य मेरा ये है कि एग्जाम के अंदर क्या होता है दरअसल, एक सरल क्वेश्चन भी तो एग्जाम के अंदर आते हैं, ऐसे नहीं है भी टफ टफ आते हैं, सरल क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं। तो उनको सरल क्वेश्चन को अपने क्या करते हैं कि टफ क्वेश्चन को पढ़ने के चक्कर में क्या करते हैं, जो सरल क्वेश्चन होते हैं उनको अपने भूल जाते हैं। तो इनको भी याद रखो, कोयला और नाभिकीय ऊर्जा और प्राकृतिक ऊर्जा, ये क्या है, ये कौन से पारंपरिक है, ठीक है, जो खत्म हो सकते हैं। कोयला तो अब खत्म होने की दृष्टि से आ रहा है, ठीक है। लगभग मैंने सुना है कि 10 साल और चलेगा, ठीक है, 10 साल तक हो रहा है, उसके बाद अपने इंडिया के अंदर कोयला लगभग समाप्त होने लग जाएगा, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा और प्राकृतिक ऊर्जा, और उसके भूतापीय ऊर्जा क्या है, गैर पारंपरिक स्रोत है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसके जल हो गया, ठीक है, जल हो गया, सौर ऊर्जा होगी, ये क्या कभी ना खत्म होने वाले स्रोत हैं, ठीक है। ज्वार ऊर्जा होगी, जैसे ज्वार भाटा जो चंद्रमा और अमावस को लगभग समुद्र के अंदर देखा जाता है। पवन ऊर्जा, ठीक है, ये इसके जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, पन ऊर्जा, ये किसके उदाहरण हैं,
गैर पारंपरिक, इसके जरिए फिर जब ये क्या है गैर जो पारंपरिक स्रोत है जब खत्म हो जाएंगे तब गैर पारंपरिक स्रोत से अपने क्या करें विद्युत का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तभी राजस्थान के अंदर मैंने देखा है कि जैसलमेर और जोधपुर वाली साइड बड़े बड़े जो सोलर प्लांट है वो स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से एक किस कोयले का प्रयोग चूर्णित के रूप में किया जाता है? चूर्णित का मतलब पाउडर के रूप में। ठीक है, पाउडर के रूप में पूछ रहा है ये, पाउडर के रूप में किस कोयला का उपयोग किया जाता है? एंथ्रेसाइड कोयला, भूरा कोयला, चारकोल और पीट कोयला। पीट कोयला होता है दोस्तों सबसे खराब कोयला एकदम से, और एंथ्रेसाइड सबसे बढ़िया कोयला होता है, इससे महंगा होता है इसलिए इसका उपयोग बहुत कम करते हैं। भूरा कोयला होता है दोस्तों, इसका नाम होता है लिग्नाइट, लिख लो, लिग्नाइट कोयला का उपयोग, लिग्नाइट कोयला का जो अन्य नाम होता है उसको ही भूरा कोयला बोलते हैं। और पीट कोयला जो होता है, एक ही बच गया अपने पास, चारकोल, सॉरी बिटुमिन्स। ठीक है, बिटुमिन्स कोयला का अन्य नाम क्या होता है? चारकोल। ठीक है, और भूरा कोयला को लिग्नाइट, और अपने क्या करते हैं चूर्णित के रूप में, पाउडर के रूप में भूरा कोयला या लिग्नाइट कोयला उपयोग में लेते हैं। और थर्मल पावर प्लांट के अंदर दरअसल ये ही उपयोग में लिया जाता है लिग्नाइट। ठीक है, चूर्णित चैम्बर विद्युत शक्ति संयंत्र के अंदर किसका उपयोग करते हैं? भूरा कोयला। आई होप इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि डेसिमल संख्या अपने को दी है 732, बीसीडी ज्ञात करो। बीसीडी क्या होता है? अब अपने को आते ही नहीं बीसीडी क्या होता है। बीसीडी होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इतनी बड़ी संख्या अपने को ऐसे हल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो सीधे ही आंकड़ा याद रखो, बीसीडी अपने को बात करना है कि 7 का निकालो, 3 का और 2 का। 7 का बीसीडी अपने को पता है 4 अंक लेने हैं, 1 1 1 ये होता है। ठीक है, 7 का, और 3 का क्या होता है? 0, ये तो आपको याद रखना है। ठीक है, आपने अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ें अपने को याद ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ढूंढ लो 0 1 1। ठीक है, इसमें दे रखा है 0 1, ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 का, वैसे अपने को पता है कि एक 0 का बाइनरी 0 होता है, एक का जो बाइनरी होता है दोस्तों 0 0 0 1 होता है, और 2 का बाइनरी 0 0 10 होता है, 3 का बाइनरी 0 0 1 1 होता है, और जो 4 का बाइनरी होता है 0 1 0 0 होता है। ठीक है, इन्हीं सभी बाइनरी संख्या आपको याद रखनी है, तभी ये इस प्रकार के क्वेश्चन हल हो पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखो अच्छा क्वेश्चन है, आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे क्वेश्चन वो ये है कि एक ट्रांजिस्टर का निर्माण, आपने ट्रांजिस्टर सुना होगा, उसका जो निर्माण है किस प्रकार किया जाता है ट्रांजिस्टर का निर्माण? तो दोस्तों देखो दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर होता है वो क्या करता है, ऑप्शन नंबर कह रहा है कि बैक टू बैक एक डायोड को जोड़कर, बैक टू बैक दो डायोड को जोड़कर, बैक टू बैक एक प्रतिरोध को जोड़कर, बैक टू बैक एक, एक नहीं यहाँ पे सॉरी दोस्तों, दोनों ऑप्शन एक होंगे तो दो लिख लो ना, दो प्रतिरोध को जोड़कर, तो कौन से ऑप्शन की तरफ जाओगे? सोचो, 5 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, सोचो कौन से ऑप्शन की तरफ जाओगे? चलो कोई ना, मैं बताता हूँ। बैक टू बैक दो डायोड को जोड़कर एक ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है, मतलब कि बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, बैक टू बैक दो डायोड का जोड़कर एक ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। अब देखो इसकी संरचना मैं बताता हूँ कैसे। ये देखो एक डायोड है, कौन सा? एक डायोड ये है अपने पास, इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये डायोड है अपने पास एक, अब देखो जुड़ गया ना बैक टू बैक। अब देखो इसका ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये सिरा वाला गेट हो गया। तो बैक टू बैक दो डायोड को जोड़कर एक ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, और ये कलेक्टर का क्या करता है, क्या होता है इसका? ये इलेक्ट्रॉन को एकत्रित करता है। ठीक है, एकत्रित मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एकत्रित करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एकत्रित करेगा। और जो गेट का काम होता है दोस्तों, गेट का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे स्टोर कर लेगा, ये इस पे बौछार आएगी तो इसको कंट्रोल करेगा, और इलेक्ट्रॉन को निकालता कौन है? एमीटर। ठीक है, एमीटर निकालता है, इलेक्ट्रॉन को निकालता है। इसी इसी कारण जो एमीटर होता है उस पर क्या होता है? एरो होता है। ठीक है, एरो होता है जो कि धारा को, प्रवाह को दर्शाता है। ठीक है, एरो क्या करता है? धारा की प्रवाह को दिखाता है। ये इलेक्ट्रॉन को निकालता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को निकालता है, इसीलिए ये धारा प्रवाह को दिखाता है एरो। एरो हमेशा ट्रांजिस्टर पे, आगे मैं बताऊंगा। देखो दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से, एक तो पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन। ठीक है, पीएनपी बना लेते हैं एक बार। पीएनपी ट्रांजिस्टर यूं होता है, कैसे होता है, यूं होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये क्या होता है, बेस, ये एमीटर, ये कलेक्टर मान लो। ठीक है, तो एमीटर पर एरो होगा, एरो अब किस तरफ बनेगा ये अपने को पता, एरो का मुंह है जो बाहर की तरफ बनेगा या अंदर की तरफ, तो ये अपने को पी है। पी का मतलब हो गया कि पानी पी रहा है, ट्रांजिस्टर पी रहा है, तो एन की तरफ पहला मान लो, पहला अक्षर क्या, पी है, तो पी है, तो एरो पानी पी रहा है ट्रांजिस्टर। ये क्या है, ई, ई के एमीटर पे ही हमेशा एरो का निशान बनेगा। ठीक है, ये कौन सा, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। वहीं दूसरा ट्रांजिस्टर ले लो, दूसरा कौन सा ले लो, एनपीएन ले लो। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर मान लो, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये बेस, ये क्या है एमीटर, ये होता है कलेक्टर। तो एरो किस तरफ बन जाएगा फिर, एरो क्या हो जाए, ठीक है, यहाँ से एन है ना, तो पानी क्या निकल रहा है, पानी यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, और ये पी है तो पी रहा है। इस ट्रिक से अपने याद रख सकते हैं इस एरो को, अपना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ट्रांजिस्टर कितने, दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, किसके निर्माण से बनते हैं, बैक टू बैक दो डायोड के निर्माणों से बनाया जाता है। होटले 2 लीटर होता है, लीटर 2 लीटर में लगे दो प्रेरक इंडक्टर जो कॉमन कैपेसिटर के साथ लगे होते हैं, समांतर में, श्रेणी में, मिश्रित में। अब देखो इसका जो पूरा डायग्राम है मैं नहीं बना सकता। ठीक है, इसका जो एक छोटा सिंपल सा डायग्राम वो आपको मैं बता देता हूँ। यूं एक लाइन जा रही होती है। ठीक है, यहाँ से अपने इसको जोड़ते हैं किसको, आरएफ रेडियो। ठीक है, आरएफ चौक होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी चौक होती है। ठीक है, और ये कलेक्टर का सिरा जुड़ा होता है किसके साथ, एक बार मैं बना लेता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर ये बेस हो गया, ये एमीटर हो गया। ठीक है, और इसके साथ ये जुड़ी होती है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है। उसके बाद ये, सॉरी, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर लग गया, और उसके बाद यहाँ पे इंडक्टर लग गया एक, यहाँ पे इंडक्टर लग गया दो, ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। ये कैपेसिटर जुड़ गया इसके साथ, किसके साथ जुड़ गया, इसके साथ कैपेसिटर जुड़ गया। ठीक है, और ये एमीटर साथ इधर एक रेजिस्टेंस लगा होता है नीचे, और यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है जो कि अर्थिंग किया होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये वोल्टेज अपने को आउटपुट मिलती है। ठीक है, यहाँ पे इसको ग्राउंड किया होता है। तो दोस्तों ये देखो अपने को पूछा है, क्या पूछा अपने को, कि 2 लीटर में लगे दो प्रेरक है जो L1 और L2, जो क्या होते हैं कैपेसिटर के साथ, एक कॉमन कैपेसिटर होता है, वो किसके साथ जुड़े होते हैं, तो दोस्तों कौन सी कनेक्शन है, ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 180 डिग्री का फेज अंतर पैदा करते हैं। ठीक है, होटले 2 लीटर के अंदर 180 डिग्री का फेज अंतर अपने को पैदा करते हैं। और ये दो, एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो दोस्तों, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कोई नहीं बता रहा, ये L1 और L2 जो कैपेसिटर होते हैं इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे लगे होते हैं ना, तब ये दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह लिख लेना कहीं छुप के, कि ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह करते हैं। एक होटल 2 लीटर के अंदर जो समांतर में एक इंडक्टर लगे होते हैं। ठीक है, एक कैपेसिटर के, कॉमन कैपेसिटर के L1 और L2 वो ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करते हैं, और 180 डिग्री का फेज अंतर यहाँ पे इनमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या कर देंगे, समांतर के अंदर। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन 13 को ले लेते हैं। देखो 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि बहुकंपलित में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर को दिया जाता है धनात्मक फीडबैक, ऋणात्मक फीडबैक, शून्य फीडबैक और इकाई फीडबैक। अब देखो अपने को फीडबैक जो फीडबैक होता है वो आपको पता है 2 प्रकार का होता है, एक तो धनात्मक, एक नेगेटिव होता है। शून्य और इकाई फीडबैक कोई नहीं होता है। देखो 2 नंबर जो 2 ऑप्शन है सीधे कट गए, अपने पास धनात्मक और ऋणात्मक बचा। अब देखो बहुकंपलित है, तो ये क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं दरअसल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, मल्टी वाइब्रेटर, मल्टी वाइब्रेटर इंग्लिश का वर्ड है और इसको बहुकंपलित बोलते हैं। दोस्तों ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ होता है, जो क्या करता है दोस्तों, एक वर्गाकार तरंग, ठीक है, वर्गाकार तरंग या पल्स उत्पन्न करता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ होता है जो एक वर्गाकार तरंग या पल्स उत्पन्न करता है। इसमें दोस्तों 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, किसके अंदर, इसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। बहुकंपलित मल्टी वाइब्रेटर के अंदर 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जो क्या दोस्तों कट ऑफ क्षेत्र, ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, कट ऑफ क्षेत्र या पर बोले संतृप्त, संतृप्त क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं।
बहुकंपलित के अंदर दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो कट ऑफ क्षेत्र या समतुल्य मोड में कार्य करते हैं। बहुकंपलित या मल्टी ब्रैकेट एक इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ होता है जिसका उपयोग वर्गाकार तरंग या प्लस उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, और इसका जो फीडबैक देते हैं अपने को वो देते हैं धनात्मक फीडबैक। ठीक है, कि कौन सा होता है, धनात्मक फीडबैक। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें यार, बहुत मेहनत लगती है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं कि एक एस सी आर विदाउट गेट, एक एस सी आर विदाउट गेट में परतों की संख्या कितनी होती है। एक एस सी आर है जिसमें क्या है, जिसमें क्या गेट नहीं है, विदाउट गेट की संख्या है। अब देखो कौन सा है, फिर इसका नाम होता है पी एन पी एन। ठीक है, पी एन पी एन डायोड। ठीक है, पी एन डायोड होता है, डायोड, ये डायोड होता है। और दोस्तों ये जो डायोड होता है ये क्या, करंट कंट्रोल क्या होता है, करंट कंट्रोल नेगेटिव रेजिस्टेंस युक्ति होती है। ठीक है, करंट कंट्रोल नेगेटिव रेजिस्टेंस युक्ति होती है। इसमें क्या होती है दोस्तों, पी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं। बेसिकली कितने होते हैं, दो टर्मिनल, चार लेयर इसमें होती है परत, और तीन जंक्शन होते हैं। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा दूं कैसे। देखो ये है एक पी एन। ठीक है, ये और ये बन गया कौन सा, ये पी एन। ठीक है, दो जंक्शन, टर्मिनल कितने होते हैं, दो, एनोड और कैथोड होता है एक ही है ये। ठीक है, गेट नहीं होता, बस एस सी आर की तरह ही होता है दोस्तों। एक जंक्शन तो ये होगा जंक्शन 1, और जंक्शन 2 ये इसके सारे बन गया, और इसके साथ ये बन गया जंक्शन 3। जंक्शन 1, 2 और 3, 3 जंक्शन इसमें होते हैं। दो टर्मिनल होती है, 4 लेयर होती है, 1 1 2 3 4 लेयर इसमें होती है। और देखो इसमें सिंबल कैसे बनता है इसका, पी एन डायोड का जो सिंबल होता है दोस्तों, सिंबल याद रख लेना। इसका जो सिंबल बनता है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इसका सिंबल ये एनोड और ये कैथोड। ठीक है, एनोड ये कैथोड हो गया। अब देखो इसका सिंबल, इसका सिंबल यू बनता है, यू यू बनता है इसका सिंबल, ये होता है। ठीक है, इस प्रकार का कुछ होता है, बस इतना ही होता है। इस तरफ नहीं होता, इस तरफ नहीं होता, इस तरफ ही होता है एक। ठीक है, एक तरफ ही बना लो, किसी तरफ बना लो। एक तरफ होता है एनोड और कैथोड, और इसमें गेट नहीं होता, इस गेट नहीं होता, एक एस की तरह ही होता है, इसीलिए इसे एस विदाउट गेट या कहते हैं इसको पी डायोड। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को ले लेते हैं। तो कितनी लेयर होती है उसमें, चार, चार राइट आंसर कर देना उसका। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक एस को श्रेणी क्रम में जोड़ने का उद्देश्य क्या है। वोल्टेज रेटिंग घटाना, वोल्टेज रेटिंग बढ़ाना, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दरअसल एस को अपने लगाते हैं श्रेणी क्रम में, उसका उद्देश्य है जो वोल्टेज रेटिंग है उसको बढ़ाते हैं। अब एस को श्रेणी क्रम में कैसे लगाते हैं, देखो मान लो मैंने तीन कोई ले लिए, क्या ले लिए, एस ले लिए। ये इसका गेट सिरा होगा, ये ऐसे जोड़ते हैं इसको। ठीक है, और ये कोई एस हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी वोल्टेज, इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज ये जुड़ जाएगी। वोल्टेज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एस को, वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने के लिए एस को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तीनों की वोल्टेज जुड़ जाती है एस को। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर कर देंगे। देखो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में पीक पॉइंट वोल्टेज का मान लगभग होता है, पीक पॉइंट वोल्टेज का मान देखो अपने को याद रखना, पीक पॉइंट वोल्टेज का मान 7 होता है। ठीक है, मान अगर वहाँ पूछ ले वैली पॉइंट, कौन सा पूछ ले, वैली पॉइंट वोल्टेज का मान कितना होगा, तो कितना होगा दोस्तों, चलो कोई बात नहीं, वैली पॉइंट वाला बाद में बता, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। इसमें दो होते हैं, एक तो पीक पॉइंट होता है, एक वैली पॉइंट होता है। ठीक है, और ये मान लो वैली पॉइंट, ये पीक पॉइंट है, पीक लिख लो, ये लिख लो वैली पॉइंट, और इनके बीच का जो क्षेत्र है वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो क्या कहलाता है, तो इनके जो बीच का क्षेत्र होता है नेगेटिव, ठीक है, ऋणात्मक, नेगेटिव ऋणात्मक प्रतिरोध, नेगेटिव प्रतिरोध क्षेत्र होता है। ठीक है, नेगेटिव प्रतिरोध क्षेत्र होता है जो कहलाता है पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के जो बीच का एरिया होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। वो वैली, और इसके अंदर यूजेटी के अंदर तीन जंक्शन होते हैं, बेस, बेस क्या होगा, बेस और एमीटर, बेस 1 बेस 2 और ये होता है। ठीक है, एमीटर ऐसे कुछ बना होता है। और बेस 1 और बेस 2 के बीच जो रेजिस्टेंस है वो बता दो। आईटीआई के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूजीटी के अंदर जंक्शन बेस 1 और जंक्शन बेस 2 के बीच जो रेजिस्टेंस होता है उसका मान कितना होता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि पेन स्टॉक को क्षति से बचाने के लिए किसका उपयोग होता है? पेन स्टॉक सर्च टैंक की सुरक्षा पता है आपको, यहाँ पे लगा यह होता है पेन स्टॉक, ठीक है। एक ये हाइड्रो पावर दरअसल इसके अंदर होता है, तो ये होता है सर्च टैंक। यहाँ पे ये पेन स्टॉक होता है, इसकी सुरक्षा के लिए एक सर्च टैंक लगाया जाता है जिसकी पाइप ना फट जाएगी। लंबी सी पाइप होती है एल्यूमिनियम की, ठीक है, जिसे प्रेशर की तरफ यहाँ पे आता है, तो इसके लिए एक सर्च टैंक लगाया जाता है, ठीक है। पेन स्टॉक की क्षति होने के लिए मतलब फट जाती है ये पाइप। आप आई होप ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किस प्रकार की सेल की जरूरत पड़ती है? लेड एसिड सेल बहुत पॉकेट में डालेंगे, कैलकुलेटर में डालते हैं क्या लेड एसिड सेल? इतनी बड़ी बैटरी होती है, कहाँ घूमेंगे, ठीक है। मरकरी सेल हो जाएगा, डेनियल सेल नहीं होगा। मरकरी सेल एक छोटा सा बटन सेल होता है, बटन सेल होता है, ठीक है। आई होप इतना समझ में गया। बटन सेल कौन सा होता है? मरकरी सेल। वो क्या है? पॉकेट कैलकुलेटर के अंदर अपने डाल सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्य कर रही है तो उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाएगी, तो मोटर तो क्या होगा? कोई डीसी शंट मोटर है, लोड रहित अवस्था में चल रही है, तो उसकी जो फील्ड वाइंडिंग ओपन होगी तो मोटर रुक जाएगी, मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग जल जाएगी, मोटर शोर पैदा करेगी, मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी, मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डीसी शंट मोटर की लोड रहित अवस्था में फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाती है तो मोटर क्या करेगी? हाई स्पीड से चलने लग जाएगी, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किसी डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषताएं के बीच संबंध दर्शाती है। प्रेरित ईएमएफ तथा फील्ड करंट, टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट, प्रेरित ईएमएफ तथा लोड करंट, टर्मिनल वोल्टेज तथा फील्ड करंट। तो बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट के बीच जो भारी विशेषता है वो डीसी जनरेटर की भारी विशेषता दर्शाती है, टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट। लंबी वीडियो हो चुकी है, इतनी लंबी वीडियो कोई वॉच नहीं करता, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि एक केबल पर लगे इंसुलेटर की मोटाई किस बात पर निर्भर करती है? वोल्टेज, करंट, लोड, हीट, ऊष्मा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप दोगे। देखते हैं यहाँ तक कौन वॉच करता है। 32 मिनट की वीडियो यहाँ पे हो चुकी है। एक केबल पर एक लगे इंसुलेटर, मतलब केबल, एक केबल है उस पर क्या है? इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। इंसुलेटर अचालक पदार्थ लगा हुआ है, जैसे कि पीवीसी लगी हुई है, रबर लगा हुआ है। रबर रबर नहीं जानते आप? कोई केबल है उस पर रबर लगा हुआ है, तो वो उसकी मोटाई है रबर की 1 mm लगेगा या 2 mm लगेगा, वो इन इन कान किन कान पर निर्भर करेगा? वो या तो वोल्टेज पर निर्भर करेगा, या धारा पर, या लोड पर, या ऊष्मा पर। तो आप बताओगे इसका आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो आप आंसर करोगे, सबसे पहले जो आंसर करेगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। आई होप इतना समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दें, कि व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। आप मेरी सपोर्ट जरूर करें यार, क्योंकि न्यू चैनल है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।